गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं कमलेश कुमार शासन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे रांची और हजारीबाग पठार। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रांची का पठार। समय बच गया तो फिर हम लोग हजारीबाग पठार के बारे में भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मैप के बारे में। मैप में पहले लोकेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसका डिटेलिंग करेंगे। ठीक है, देखिए आपको मैप में दिख रहा होगा, ये जो रीजन दिख रहा है, यहाँ से लेके ये वाला पूरा रीजन, यहाँ से होते हुए ये पूरा ये वाला रीजन दिख रहा होगा। ये पूरा रीजन जो दिख रहा है, ये पूरा दिख रहा होगा, है ना। मतलब थोड़ा सा ये नीचे ही होगा, यहाँ से होते ये वाला है। ये पूरा रीजन क्या है हमारा, ये रांची का पठार है। ठीक है, तो ये आपको दिखने में कैसा लग रहा होगा, आपको शेप पता चल जाओगा होगा ना। तो ये पूरा अब देख रहे होंगे, सब में कलर दिख रहे होंगे लगभग सेम ही है। थोड़ा दक्षिण की तरफ आएंगे, इस साइड की तरफ आएंगे, थोड़ा येलो होना चालू हुआ है। इधर पूरा क्या है, डीप ये लाइट ब्राउन है ना। इस साइड भी लाइट ब्राउन है, और इधर आप इस वाले इलाके में देखेंगे थोड़ा सा ग्रीन होता जा रहा है ना। ये कलर आप ध्यान दीजिए, कलर के हिसाब से सब कुछ तय होगा, है ना। कलर बहुत मैटर करता है। अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि रांची के पठार का, पहले इसकी चौहदी देखते हैं, इसकी चारों ओर कौन कौन सा चीज़ स्थित है। तो रांची के पठार का सबसे पहले आप पूछेंगे तो सबसे रांची के पठार के पश्चिम की ओर कौन स्थित है। तो रांची के पठार के पश्चिम में ये पाट क्षेत्र का स्कार्पमेंट है ना। पाट क्षेत्र का स्कार्पमेंट स्थित है, मतलब ये खड़ा दीवार है। पश्चिमी वाला रीजन क्या है हमारा, ये दीवार जैसा खड़ा है। तो पहला पार्ट आपको ध्यान रखना है कि स्कार्पमेंट है पश्चिम क्षेत्र में। और जो उत्तरी क्षेत्र में है, इसको बोलते हैं उत्तरी स्कार्पमेंट, मतलब इधर भी खड़ा है। खड़ा हाल क्यों है, क्योंकि इधर हमारा दामोदर भ्रंश घाटी है। ये दामोदर भ्रंश घाटी है ना। ये दामोदर वाला भ्रंश घाटी आपको दिख रहा होगा, ये दामोदर भ्रंश घाटी है। ये दामोदर भ्रंश घाटी है, आपको याद रखना है। तो दामोदर भ्रंश घाटी है, इसलिए ये वाला रीजन क्या होगा हमारा, ये रीजन पूरा पूरा क्या है, ये रीजन ये पूरा रीजन यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, स्कार्पमेंट है, मतलब खड़ा दीवार है। ताकि आप यदि दामोदर घाटी से आप देखेंगे रांची पठार को, तो आपको ये वाला रीजन पूरा क्या लगेगा, खड़ा दीवार की तरह लगेगा। जैसे मान लीजिए ये वाला दीवार आप मान लीजिए रांची से देख रहे हैं, तो ये दीवार क्या लगता है, खड़ा दीवार की तरह लगता है। ये क्या उत्तरी स्कार्पमेंट है, और ये क्या है, पाट क्षेत्र का पूर्वी स्कार्पमेंट हो गया, दो भाग हो गया, है ना। और इधर हम लोग देखेंगे दक्षिण में, तो ये दक्षिण में ये देखेंगे ये वाला रीजन हमारा, तो ये भी है। तो इधर भी क्या स्कार्पमेंट है, लेकिन ये वाला दक्षिण वाला जो स्कार्पमेंट है वो आपको इतना स्पष्ट नहीं दिखेगा, है ना, क्लियर नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है, कम है। आप देख रहे होंगे ना मैप में, अब थोड़ा गौर से देखिए कि ये पूरा देखिए, ये इसका ब्राउन कलर यहाँ तक आया है ना, ये वाला पूरा ब्राउन कलर है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ ब्राउन के बाद अचानक से आप देख रहे होंगे ये वाला इलाका क्या है, ग्रीन है। ये क्लियर दिख रहा होगा कि स्कार्पमेंट है यहाँ पे। लेकिन साउथ में देख रहे हैं कि स्कार्पमेंट पूरा क्लियर कहीं पे है नहीं, है ना। इसलिए इसलिए दक्षिणी सीमा रांची पठार को तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो पूर्वी सीमा है, पूर्वी सीमा आप देखेंगे ये वाला इलाका क्या है, पंच परगना का मैदान है, उससे लगता है। और ये मोरवान का मैदान रांची के पठार का ही भाग है ना। और फिर यहाँ से आप देखेंगे इस वाले इलाके में ये क्या पश्चिम बंगाल में चला जाता है, पुरुलिया का मैदान चला जाता है। ये आपको पहले देखना है बाउंड्री में। तो पश्चिम में हो गया, पाट क्षेत्र का पूर्वी स्कार्पमेंट, और उत्तर में हो गया हमारा दामोदर घाटी क्षेत्र, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसको जो रांची पठार का उत्तरी स्कार्पमेंट है। और पूरब में हो गया पुरुलिया का मैदान हो गया, और ये पंच परगना का मैदान हमारा है इधर। और दक्षिण में हमारा क्या है, ये दक्षिणी स्कार्पमेंट है ना। और ये दक्षिणी स्कार्पमेंट के ये जो नीचे जो हमारा है, इसको बोलते हैं दक्षिणी निम्न या बाह्य पठार बोलते हैं इसको। ये ध्यान रखना पड़ेगा। इनसे घिरा आपको तो बाउंड्री से लेकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखना है। पहला पार्ट है इसका बाउंड्री, ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि इसे ये क्या है, ये भी एक पठार है ना। तो रांची का पठार भी क्या है हमारा, पाट क्षेत्र या पाट का पठार, जो हमारा पाट क्षेत्र पढ़े हैं उसी का ही भाग है। लेकिन चूंकि आप लोग पढ़े होंगे कि जो हिमालय का उत्थान हुआ, तब ये ऊपर उठ गया ना, तो ऊपर उठने का इसकी ऊंचाई अधिक हो गया, इसके कारण ये आपको अलग लगता है। लेकिन ये मूल रूप से क्या है, रांची का पठार और ये दोनों पाट क्षेत्र दोनों एक ही भूगर्भिक संरचना का पार्ट है, ये ध्यान रखना आपको। इसलिए दोनों का बनावट लगभग सेम है, बस ऊंचाई में अंतर हो रहा है। कारण क्या है, उत्थान हो गया उसका, क्योंकि पाट क्षेत्र में 3 बार उत्थान हुआ है, और रांची और हजारीबाग पठार क्षेत्र का 2 बार उत्थान हुआ है, इसलिए ध्यान रखना आपको। अब दूसरी चीज़ क्या है इसमें, ये क्या है, एक समतल प्राइम मैदान है, समतल प्राइम मैदान है, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं पेनी प्लेन बोलते हैं, पेनी प्लेन बोलते हैं, है ना। पेनी प्लेन क्या होता है, पेनी प्लेन आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे कि जब कोई
पठार या फिर कोई ऊंचा क्षेत्र अपर्दन के कारण, है ना, वेदरिंग हो या फिर इरोजन हो, अपक्षय हो, या फिर अपर्दन के कारण क्या होता है, धीरे धीरे घिसते घिसते क्या होता है, उसका लगभग छोटे छोटे ये उसका घिसने के कारण वो लगभग मैदान की तरह बन जाता है, कुछ इस तरह से शेप में आता है। जैसे मान लीजिए ये वाला है ना, तो ये क्या हो गया, मान लीजिए अब ये घिस जाएगा, घिसने के बाद इसका आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, है ना, ये छोटा बन जाएगा और ये मैदान हो गया। और इसके ऊपर जो भाग हार्ड था वो हार्ड होने के कारण वो घिस नहीं पाया या अपर्दन नहीं हो पाया, इसके अंदर छोटे छोटे पहाड़ी ऐसे बन जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे रांची पठार वाले क्षेत्र में बहुत सारे छोटे छोटे पहाड़ी है ना, ये अपर्दन के कारण बाकी सब तो घिस गया, लेकिन ये छोटे छोटे कहीं कहीं पहाड़ी बचे हुए हैं। क्यों क्यों ये पहाड़ी ये घिसा नहीं या अपर्दन नहीं हुआ, कारण क्या है, ये हार्ड रॉक से बना हुआ है। हार्ड रॉक मतलब या तो ग्रेनाइट से बना है, या तो नीच से बना है, या सिस्ट से बना है, इसलिए इनका अपर्दन नहीं हो सका है, ठीक है ना। अब इन्हीं पहाड़ियों को हम लोग रांची पठार में क्या बोला था, डोंगरी और टोंगरी कहा जाता है ना। डोंगरी किसे कहा जाता है ना, डोंगरी क्या है, तो डोंगरी के बारे में आप लोग जानते हैं, ऐसी पहाड़ी जिसका आकार गुम्बद नुमा हो, मतलब इस तरह से होता है, उसको आप देखेंगे। मान लीजिए छोटे छोटे ये पत्थर है और पत्थरों का जमाव है, ये एक गुम्बद के आकार का है, तो उसे बोला जाता है डोंगरी। ऐसे याद कैसे रखना है इसको, डोम शेप का है ना, डोम शेप का गुम्बद का आकार, इस तो डोंगरी कहा जाता है, ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि दूसरा विशेषता है टोंगरी होता है। लोकल भाषा में बहुत सारा बोला, क्षेत्रीय भाषा में टोंगरी भी बोला जाता है। टोंगरी मतलब क्या होता है कि जो नुकीला होता है, बहुत सारे पहाड़ी हो जो पत्थरों से बना हुआ हो, लेकिन क्या कालक्रम में उसमें बहुत सारी मिट्टी का जमा हो गया है, मिट्टी का जमा होने के कारण ये क्या हो पूरा भर गया है, और ये नुकीला होता है ना, ये नुकीला होता है। तो नुकीला कोई छोटा पहाड़ स्थानीय रूप से क्या कहता है, टोंगरी कहता है, और जो गुम्बद का आकार का होगा वो टोंगरी होगा। ये दो विशेषताएं हम लोग कहाँ देखें, रांची के पठार में देखें। तो कारण क्या है, डोंगरी और टोंगरी का निर्माण क्या कैसे किस कारण से हुआ है, ये समतल प्राय मैदान, या इसको हम लोग बोलते हैं पेनी प्लेन। समतल प्राय मैदान होने के कारण डोंगरी और टोंगरी जैसी विशेषताएं आपको इस क्षेत्र में मिलेगी। और डोंगरी और टोंगरी की जो हाइट है वो अलग अलग होता है। अलग अलग कैसे, जैसे मान लीजिए ये जब 85 डिग्री है ना, मान लीजिए ये वाला है, देखिए ये वाला, सॉरी, यहाँ से लेके आप इस तरह चले जाएंगे तो ये है लगभग 80-85 डिग्री होगा। तो आप इस वाले इलाके में देखेंगे, इस साइड और एक इस साइड होता है, ये 85 डिग्री ईस्ट देशांतर है। तो 85 डिग्री ईस्ट देशांतर के लगभग इस साइड देखेंगे तो डोंगरी और टोंगरी की ऊंचाई अधिक है। देखिए ये चीज़ आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा। और पूरब की ओर देखेंगे तो इसकी हाइट कम है ना। तो लगभग आप इधर देखेंगे क्या होता है, डोंगरी जो टोंगरी है उसकी हाइट लगभग 2500 मीटर, 2500 से 300 फीट, है ना, कि डोंगरी और टोंगरी की ऊंचाई होती है। और इस पूर्वी साइड वाले इलाके में क्या होता है, 2250 फीट तक होती है। तो दोनों साइड अलग अलग आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे कुछ लाइन खींच लीजिए इसमें, इधर इस साइड अलग है 2500 से लेकर 3000 फीट तक, और इस वाले इलाके में 2250 फीट से कम ऊंची डोंगरी और टोंगरी पाई जाती है, ठीक है। इससे ये साबित होता है कि जो रांची पठार या छोटानागपुर पठार का उत्थान हुआ है हमारा, सबसे पहले पश्चिमी भाग में उठा हुआ है ना, क्योंकि हाइट इसके कारण क्या है ना, पश्चिमी भाग का हाइट क्या है, अधिक है, और पूर्वी भाग का हाइट कम है। एक चीज़ तो हमें ये पता चलता है कि इसका उत्थान पश्चिम तक की तरफ से हुआ है ना। इसका मतलब पश्चिम की तरफ से उत्थान हुआ है, इसका मतलब हाइट भी क्या, जो ढाल भी होगा रांची पठार का अधिकतर कहाँ होगा हमारा, पश्चिम से पूरब की ओर होगा, है ना, इस तरह से। इसलिए आप झारखंड की जो रांची पठार में अधिकतर नदियाँ हैं वो पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। चाहे स्वर्णरेखा नदी हो, आप देखेंगे यहाँ पे स्वर्णरेखा नदी है, इस वाले रीजन से इधर बहती है। या तो दो ढाल है, एक तरफ तो पश्चिम से पूरब की ओर प्लस उत्तर से दक्षिण की ओर, दो ढाल आपको रांची पठार में मिलेगा, है ना। और तीसरा ढाल कहाँ मिलेगा आपको, उत्तर की ओर। हम लोग तीनों ढाल देखेंगे। कारण समझ में आ रहा है बात को, क्या कारण है। समतल प्राय मैदान का कितना अच्छा इंप्लीकेशन है, समतल प्राय मैदान ना होता तो डोंगरी टोंगरी नहीं होता, और डोंगरी टोंगरी ही के कारण ही हाइट भी तय हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपको पूछा जाए कि रांची का पठार का जो एवरेज हाइट कितना है, औसत ऊंचाई कितनी है, तो औसत ऊंचाई पूछा जाए आपको तो 600 मीटर है। इसकी कितना है, 600 मीटर होगा। कहाँ से, समुद्र तल से 600 मीटर है। ये ध्यान रखना है कि हाइट का मापन होता है वो समुद्र तल से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। औसत ऊंचाई कहीं, इसका मतलब क्या है, कहीं पे 600 मीटर से अधिक भी हो सकती है, 600 मीटर से कम भी हो सकती है। इसको यदि फीट में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000
फीट हो जाएगा। तो फीट में भी ध्यान रखिएगा, इसमें भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब आ जाइए इसका आकृति। अब ये इसका आकृति क्या है, लगभग ये देखिए चतुर्भुज का आकार का है ना, या चतुर्भुज के आकार का है। एक सब पूछा था, इसकी आकृति कैसा है, चतुर्भुज के आकार का हो जाएगा। या फिर आपको पूछा जाए कि ये आकार, ये बोला जाता है कि ये क्या है, चौरस, चौरस है। कौन सा पठार चौरस नुमा है, चौरस मतलब चौड़ा है, समतल है, तो ये आप बोलेंगे कौन सा, ये रांची का पठार का चौरस नुमा है, ठीक है। ये भी फैक्ट पूछा था कई बार। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि रांची का पठार छोटानागपुर पठार का या झारखंड का सबसे बड़ा पठार है। आपको देखने में ही लग रहा होगा, मैं ये छोटा कर दे रहा हूँ, देखिए इतना बड़ा पठार, इतना बड़ा पठार कोई नहीं है ना। आप नीचे देखेंगे तो इसके बाद ये सबसे बड़ा कौन सा हमारा, ये रांची का पठार है, ठीक है। फिर ये एक तरफ से हमारा कौन सा पाट क्षेत्र वाला है। फिर कौन सा है हमारा, ये हजारीबाग का पठार है। फिर उसके बाद जितना भी है सब हमारे छोटे छोटे हैं। तो सबसे बड़ा पठार कौन सा है, रांची का पठार है, ठीक है। ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। आपको कुछ भी चीज़ याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार आप मैप में देख लेंगे आपको सारा चीज़ याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा इसमें रांची के पठार का ढाल में हम लोग आते हैं। भाई रांची के पठार का ढाल किस साइड है, ठीक है। देखिए तब पूछा जाए कि रांची पठार का ढाल किधर है, तो रांची पठार का ढाल मूल रूप से हमारा क्या है, पूरब की ओर है और दक्षिण की ओर है, और ये उत्तर की ओर है। लेकिन पूछे सबसे अधिक ढाल किधर है, तो सबसे अधिक ढाल दक्षिण की ओर है। इसलिए बहुत सारी नदियाँ दक्षिण की ओर बहती है। उसके बाद किधर से हमारा, पूरब की ओर है, उसके बाद उत्तर की ओर है, ठीक है, इधर रखना। तो ये ढाल भी आपको पूछे तो क्रमबद्ध रूप से सबसे अधिक ढाल कौन सा है, दक्षिणी भाग में, उसके बाद कौन सा है, पूरब की ओर से, उसके बाद उत्तर की ओर है। इसलिए आप देखेंगे कि रांची के पठार से बहुत सारी नदियाँ निकलती है जो दामोदर नदी की सहायक नदी है, क्योंकि जब इसके उत्तर में दामोदर नदी है। तो कुछ नदी जो नदियाँ हैं जिसमें आप इसमें आप देखेंगे जो इधर इस वाले इलाके से निकलती है और जाके दामोदर नदी में मिल जाती है ना। कुछ नदियाँ पूरब में निकलती है जो जाके स्वर्णरेखा में मिल जाती है। फिर इसके बाद दक्षिण से जो निकलती है वो दक्षिणी कोयल और बाकी शंख नदी में मिल जाती है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ढाल इसका 3 टाइप हो गया, ठीक है। उत्तरी तरफ ढाल है, दक्षिण ढाल है और पूर्वी ढाल है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना आपकी, इसके बाद हम लोग आते हैं इसके विवरण पे आते हैं या इसका विस्तार पे आते हैं। देखिए रांची पठार को मूल रूप से 4 भागों में बांटा गया है ना। तो एक जो सबसे पहला भाग है इसका रांची का मध्यवर्ती पठार है ना। रांची का मध्यवर्ती पठार मतलब ये लगभग ये वाला इलाका, ये, या इसको ऐसे बांट सकते हैं हम लोग। देखिए ये जो इलाका, ये पूरा इलाका, ये मध्यवर्ती इलाका है, पूरा इलाका है। तो पहला विभाजन कौन सा हो जाएगा, रांची का मध्यवर्ती पठारी भूभाग। आप इसमें गौर से ध्यान से देखेंगे तो इसके आधार पर हम लोग समझ सकते हैं कि क्या है इसकी विशेषताएं हैं। तो रांची का जो मध्यवर्ती पठार है ये लगभग समतल है ना। समतल नहीं है, लगभग समतल है, इसलिए इसको बोला जाता है समतल प्राय मैदान कहा जाता है ना। आप देखेंगे इस इलाके में क्या होगा, समतल होगा, तो इस समतल होने के कारण यहाँ पे आबादी क्या होगी, अधिक होगी, है ना। इस इलाके में अधिक होगी, मानवीय बस्तियाँ अधिक होगी, है ना। परिवहन का विकास अधिक होगा, है ना। उद्योग धंधे भी क्या होगा, इस वाले इलाके में बहुत सारी चीज़ उपस्थित हो सकते हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रेलवे का निर्माण भी इस क्षेत्र में क्या होगा, अधिक होगा। तो पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है हम इसका बोला जाता है उत्तरी किनारा और स्कार्पमेंट। ये किनारा इसको हम लोग बोला जाता है, ये वाला, ये उत्तरी किनारा है, दिख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये उत्तरी किनारा है, पूरा किनारा दिख रहा है, किनारा है, ये खड़ी ढाल है। और तीसरा पार्ट है कौन सा, दक्षिणी किनारा और स्कार्पमेंट है, ये वाला दक्षिणी किनारा और स्कार्पमेंट है, ठीक है। और इसका जो चौथा भाग है हमारा, ये मोरबान का मैदान है। तो मतलब ये पूरा हो गया हमारा कौन सा, एक पार्ट हो गया, पार्ट 1 ये हो गया मध्यवर्ती भाग, ये हो गया, दूसरा हो गया हमारा उत्तरी किनारा, तीसरा हो गया दक्षिणी किनारा, और ये चौथा हो गया मोरबान का मैदान। ये चारों से मिलके क्या बनता है हमारा, रांची के पठार का निर्माण होता है, ठीक है। अब देखिए इसके आधार पर सारी विशेषताएं होगी। तो ये जो सबसे अधिक आबादी होगा ये आपको क्या मिलेगा, इस वाले इलाके में होगा, इसी वाले इलाके में होगा। इस वाले इलाका में आबादी कम होगा। अब ये पूछा जाता है कि रांची पठार का सबसे निम्न ऊंचा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो आपको मोरवान वाला क्षेत्र, मोरवान वाला देख रहे हैं आपको, इस इलाके में क्या होगा, ये हरा हरा दिख रहा है, इसका मतलब ये इसकी तुलना में ऊंचाई कम है यहाँ पे, इसलिए आप इस इलाकों में खेती बाड़ी बहुत अधिक होती है मोरवान वाले क्षेत्र में, ठीक है। एक एक करके हम लोग इसमें 1 बाय 1 करके आते हैं। अब देखिए तो जो मध्यवर्ती इलाका है, मध्यवर्ती इलाका खासियत क्या है, ये चूँकि सबसे ऊँचा है
है ना, और समतल भी है और सबसे ऊंचा भी है। इसलिए आप देखेंगे कि जो बीच वाले इलाके में क्या है, सबसे नदियों का उद्गम जो होता है, सभी नदियों का उद्गम क्या होता है हमारा, मध्यवर्ती पठार से होता है। ये क्वेश्चन अभी किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा, है ना, और कोई भी बुक इस तरह से दिया गया नहीं। सब में क्या होता है ना, सिर्फ लिख दिया गया होगा, उसके हिसाब से नहीं, क्वेश्चन ज्योग्राफी के हिसाब से नहीं पूछा जाता है। तो सारे नदियों को उद्गम, चाहे दक्षिणी कोयल का हो या फिर स्वर्णरेखा नदी का हो, सारी नदियों का, खरकई नदी का हो, खरकई नदी तो दक्षिण से आती है, इन सारी नदियों का उद्गम स्थल कहाँ होगा, मध्यवर्ती पठार से होता है। सब लोग सिर्फ पढ़ते हैं रांची के पठार से, लेकिन नहीं, रांची के पठार में भी कौन सा पठार, मध्यवर्ती पठार के भाग आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसमें हम लोग देखना है कि इसके अंदर क्या क्या विशेषताएं होगी। एक तो होगा टोंगरी होगा, मैंने बता चुका हूँ पहले ही। दूसरी विशेषता क्या होगा, डोंगरी होगा, है ना। और रांची पठार की जो तीसरी विशेषता है उसका क्या, क्लिफ, है ना, क्लिफ होता है। क्लिफ मतलब क्या होता है, स्कार्पमेंट मतलब किनारा। तो देखिए दोनों साइड क्या है, किनारा आपको मिलेगा इधर भी, तो क्लिफ भी तीसरी विशेषता हो जाएगी। और क्या विशेषता होगी, चौथी विशेषता हो जाएगी इसमें घाटियाँ होगी या फिर घाट होगा, है ना। चौथी विशेषता क्या है कि रांची पठार में बहुत सारे घाटियाँ या घाट है। देखिए लोग एक्चुअल में क्या है ना, जो घाटी हम लोग बोलते हैं ना, वो घाटी नहीं है, एक्चुअल में क्या है, वो घाट है। क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए घाट मतलब क्या होता है, जब कोई सीढ़ी नुमा होता है इस तरह से, है ना, ये होता है घाट, है ना। ये घाट मतलब क्या होता है कि एक एक सीढ़ी नुमा हो, धीरे धीरे उसकी, आप पहाड़ देखेंगे, पहाड़ जिस तरह, इस तरह से मान लीजिए पहाड़, इस तरह देखेंगे, इस तरह से होता है ना, ये पहाड़ है। ये पता है क्या है, किनारा घाट है, और घाट का एक छोटा रूप क्या है, घाटी हो गया है। तो ये लोग घाटी घाटी बोलते हैं। घाटी का मतलब एक्चुअल मतलब क्या होता है, वो भी शेप का आकार वाला होता है ना, इसको बोला जाता है, उसे घाटी बोला जाता है। लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, यहाँ घाट है, लेकिन घाट को हमारे यहाँ पे हिंदी में क्या होता है ना, छोटा बनाने के लिए बड़ी की मात्रा लगाया जाता है, घाट को घाटी बोला जाता है। एक्चुअल में क्या है, ये सब घाट है। जैसे नाम आपने सुना होगा कौन सा, चोटूपालू घाटी, है ना, नाम सुना होगा पतरातू घाटी। देखिए तो रांची पठार के चारों ओर बहुत सारे घाटी पाई जाती होंगे, और यदि आपको घाटी पढ़ना होगा तो याद करने के लिए सिंपल सा तरीका है कि आप जितना भी नेशनल हाईवे है मेजर वाले, उन सब उनके उनके साथ साथ रहते रहिए, आपको ऑटोमेटिक घाटी मिल जाएगा। देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये NH20 है, ये ब्लू, ये येलो कलर की लाइन है। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एक घाटी है, उसका नाम है चोटूपालू या लाल की घाटी। ये झारखंड की सबसे बड़ी, सबसे लंबी घाटी है ना। लगभग 5.8 किलोमीटर है इसकी, है ना, 5.8 किलोमीटर है। ये कहाँ पे मिलेगा, ये रांची रामगढ़ वाले रोड में मिलेगा, NH20 पे मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कोई क्वेश्चन पूछा गया था कहाँ पे, तो रामगढ़ वाले इलाके में। फिर इसमें आप देखेंगे दूसरी घाटी जो होती है, एक यहाँ से रांची से होते हुए एक पतरातू जाती है, पतरातू, ये पतरातू घाटी आपको इस वाले इलाके में मिलेगा। यहाँ पे मार्क किया हुआ है, देखिए, है ना, ये ध्यान से पतरातू घाटी लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ देखेंगे पतरातू घाटी, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, चोटूपालू घाटी। जितने भी हाईवे हैं, नेशनल हाईवे, उन सब में मिलेगा। इसी तरह से आपको आप मिलेगा, इसी तरह से आप ये NH20 जब नीचे चला जाए चक्रधरपुर में, तो आपको इस वाले रीजन में मिलेगा, चाईबासा घाटी मिलेगा, है ना। फिर नीचे आप और जाएंगे तो मिलेगा सेरेंगासिया घाटी मिलेगा। तो जहाँ जहाँ नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे जब किसी स्कार्पमेंट या किनारे से नीचे उतरता है, उतरने के लिए उसको घाट की आवश्यकता पड़ती है ना। इसलिए आप देखेंगे बहुत ही आसान तरीके से आप याद कर सकते हैं, आप याद करते होंगे ना। देखिए तो एक तो घाटी कहाँ हो गया हमारा, यहाँ पे चोटूपालू घाटी हो गया, एक क्या हो गया यहाँ पे हो गया पतरातू घाटी हो गया। और फिर चोटूपालू घाटी से हम लोग क्या करते हैं, दामोदर घाटी में उतरते हैं, दामोदर नदी वाले क्षेत्र में उतरते हैं। फिर यहाँ से जैसे ही हम लोग क्या होता है, ऊपर हम लोग ये हजारीबाग के पठार में चढ़ते हैं, तो चढ़ने से पहले आपको फिर एक घाटी मिलेगा, उसको नाम बोला था चरही घाटी, है ना। और चरही घाटी से होते हुए फिर हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं। जैसे हम लोग बरही तरफ जाएंगे तो आपको मिलेगा इस वाले इलाके में, ये इस वाले इलाके में मिलेगा बरही घाटी, है ना। तो जब भी हम लोग पहाड़ से चढ़ते हैं, पहाड़ में चढ़ते हैं, सॉरी पर्वत में चढ़ते हैं, या फिर सॉरी क्या पठार से चढ़ते हैं या पठार से उतरते हैं, तो आपको एक घाटी मिलता है ना। इसलिए झारखंड में बहुत सारा घाटियाँ हैं। इसके पीछे कारण क्या है, पठारी क्षेत्र, जहाँ पठार होगा, पठार का कगार होगा, उस वाले क्षेत्र में आपको घाटियाँ मिलेगी। ठीक है, तो एक तो आपको एप्लीकेशन देख चुके हैं, ठीक है ना। तो स्कार्पमेंट है, तो इसलिए स्कार्पमेंट है, इसीलिए रांची पठार के उत्तरी किनारे में और दक्षिणी किनारे में बहुत सारे घाटियाँ पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए, जहाँ स्कार्पमेंट होगा, किनारा होगा, उसी वाले क्षेत्र में क्या होगा, जलप्रपात भी पाया जाता है। ठीक है ना। देखिए क्या है इसका एप्लीकेशन, जैसे मान लीजिए हम एक बना रहे हैं, ये मान लीजिए पठार है, ठीक है, ये पठार है, ये रांची का पठार है, मान लीजिए ये वाला, है ना। तो रांची के पठार में होगा। अब यदि आप मान लीजिए ये नदी मान लीजिए यहाँ से गिरती है, तो ये नदी आप यहाँ से गिरेगी,
तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे फ्री फॉलिंग हो रहा है ना, तो इस वाले रीजन में ये स्कारपमेंट है, ये क्या है, स्कारपमेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, झरना होगा या जलप्रपात होगा। इसलिए रांची के पठार में चारों ओर क्या है, जलप्रपात स्थित है, क्योंकि रांची के चारों ओर क्या है, स्कारपमेंट है, रांची के पठार के चारों ओर। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे ये वाला इलाका, आप इस यहाँ पे आप बहुत सारे देखेंगे, हुंडरू जलप्रपात है ना, हुंडरू जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात है, ये सारे आपको मिलेगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे पेरवा घाघ जलप्रपात है, आपको इस वाले इलाके में सदनी जलप्रपात मिलेगा, है ना, आपको यहाँ पे दसम जलप्रपात मिला है ना। तो आप देखेंगे कि चारों ओर इनके इस चारों ओर आपको क्या मिलेगा, बहुत सारा जलप्रपात मिलेगा। कारण क्या है, चारों ओर स्कारपमेंट है या किनारा है। ठीक है, चलिए, तो ये हमने पढ़ लिया कौन सा, स्कारपमेंट के बारे में, स्कारपमेंट का क्या उपयोग है, ये दो हमने पढ़ लिया। तो उत्तरी किनारे का क्या है, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपसे मान लीजिए पूछे कि उत्तरी किनारा और दक्षिणी किनारे में कंपैरिजन पूछे, तो आप बताएंगे कि उत्तरी किनारा क्या है ना, अधिक स्पष्ट है, दिखाई मिलता है, लेकिन दक्षिणी किनारा अधिक स्पष्ट दिखाई नहीं मिलता है। ठीक है, और जो उत्तरी स्कारपमेंट है, इसका जो हाइट है वो 300 से लेकर 600 मीटर के बीच है। ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जो दक्षिणी किनारा है, इसका लगभग 1000 फीट है, 1000 फीट, या फिर हम लोग लगभग 300 मीटर के बीच है। ठीक है, ये अलग अलग है, तो हाइट के हिसाब से आपको देखेंगे तो नीचे वाला थोड़ा सा कम है, दक्षिण वाला, ऊपर वाला अधिक है। दक्षिणी वाला क्या अधिक कटाफटा है, ये कटाफटा अधिक नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा तीसरा पार्ट हो गया। और चौथा पार्ट हम लोग आते हैं कौन सा, मोरवान का मैदान। ये मोरवान का मैदान छोटा सा आप देखेंगे, तो मोरवान का मैदान रांची के 2 प्रखंड अनगढ़ा और सिल्ली में इसका विस्तार है। और धीरे धीरे आप ये जाएंगे तो आगे पुरुलिया का मैदान है, पुरुलिया का मैदान के साथ ये मिल जाता है। तो पूछा था मोरवान के बारे में, क्वेश्चन पूछा था, इसका विस्तार कहाँ पर मिलेगा, तो सिलगिरी प्रखंड और अनगढ़ा प्रखंड में मिल जाएगा। ठीक है, मोरवान का मैदान, मोरवान शब्द का अर्थ क्या होता है, मोरवान शब्द का मतलब होता है धीमी ढाल वाला क्षेत्र। देख रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे हरा हरा हो गया है, ये इलाका क्या दिख रहा है आप, हरा दिख रहा है, हरा है, इसका मतलब यहाँ ढाल बहुत कम है ना, इसलिए इसको मोरवान के नाम से संबोधित किया जाता है। कितना है, लगभग 800 से लेकर 1000 फीट, 1000 फीट इसकी ऊंचाई है। इसलिए इस वाले क्षेत्र में ढाल कम है, तो इसलिए खेती बाड़ी भी इस क्षेत्र में अधिक होता है। एप्लीकेशन आप ध्यान रखिए, है ना, तो ये मोरवान वाला क्षेत्र आ जाएगा। मोरवान पूछा जाएगा कि मोरवान के क्षेत्र का निर्माण कब हुआ है, तो इसका निर्माण ये प्लायोसीन प्लिस्टोसीन के तृतीय एवं अंतिम उत्थान में हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज़ और पूछा जाता है कि मान लीजिए पूछा जाए कि मोरवान क्षेत्र इनमें से किस क्षेत्र को एक संयोजक क्षेत्र कहा जाता है, कनेक्टिंग रीजन बोला जाता है, तो ये मोरवान का क्षेत्र होगा, क्योंकि ये पठार का, ये रांची के पठार और ये मैदान दोनों के बीच का कनेक्टिंग क्षेत्र है। ये पुरुलिया का मैदान है, इन दोनों को जोड़ता है, इसलिए इसे संयोजक क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये ढाल भी याद रखिएगा, यहाँ पे ध्यान रखना है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है कि यहाँ पे नदियाँ जो बहती है एकदम सीधी लाइन में बहती है। कारण क्या है, ये मैदान है, मैदानी इलाका होने के कारण क्या होता है, इस वाले इलाका में सीधी बहती है। तो ये 2-4 चीज़ें आपको फैक्ट्स जो है ये किसके बारे में है, मोरवान के बारे में है। ठीक है, और इधर हमने पूरा कर चुका, हम लोगों ने कर लिया था पूरा कि किस प्रकार से इसका विभाजन है, तो विभाजन हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें जो थोड़ा बहुत क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं कि रांची का पठार का विस्तार किन किन जिलों में है। रांची के पठार का विस्तार आप देखेंगे कि ये जो आपको दिख रहा होगा ब्लैक डॉट लाइन में, ये कौन सा है, लोहरदगा है ना, प्लस ये गुमला वाला रीजन में भी आ जाएगा, है ना, और इसके अलावा रांची जिला में आ जाएगा। ठीक है, प्लस ये खूंटी वाला जिला में भी आपको मिल जाएगा, है ना। तो ये रांची, लोहरदगा, गुमला और खूंटी जिला में इसका विस्तार है, ये आपको आसानी से लिख सकते हैं। थोड़ा ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा बहुत है, लेकिन मूल रूप से यही 4 जिला हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हमने बता दिया इसकी निर्माण कब हुआ है, निर्माण में भूगर्भिक संरचना कल ही बता चुका हूँ। इसका निर्माण किस काल में, हिमालय का जो लघु हिमालय का उत्थान हुआ उस दौरान इसका हुआ है। यदि भूगर्भिक समय इसका बोले मायोसिन पीरियड में होता है। और इसकी आकृति हमने बता चुका हूँ कि ये चौरस नुमा है और चतुर्भुज के आकार का लगता है। इसमें बहुत सारे जलप्रपात भी हैं, जोन्हा जलप्रपात, दसम जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, हिरनी जलप्रपात, गौतम धारा जलप्रपात, इन सब के बारे में है, आपको ध्यान रखना है। बाकी फैक्ट्स तो आपको बुक में बहुत सारे मिल ही जाएंगे। इसकी में बहुत सारी विशेषताएं हैं, डोंगरी है, टोंगरी है, प्लस इसके अलावा 2 और विशेषताएं इसमें बताया था कि इसमें मिलेगा क्लिफ, मिलेगा क्लिफ मतलब किनारा, और चौथा बताया था मैंने कौन सा, संकरी घाटियाँ या फिर घाट जिसे बोला जाता है। और 5वीं विशेषता आप जानते होंगे दोन, है ना,
दोन मतलब क्या होता है, दोन और छठी विशेषता है टाड़, दोन और टाड़ में, ताड़ मतलब क्या होता है, जो ऊंचा ऊंचा भूमि होता है उसमें दोन कहा जाता है, ये टाड़ कहा जाता है, और जो निचला भूमि है उसे जो निचला भूमि होगा वो क्या कहलाएगा, दोन कहलाएगा। तो ये नीचे वाला दोन हो गया और ऊपरी भूमि क्या हो गया, टाण हो गया है ना। अलग अलग जगह में अलग अलग नाम भी है, कहीं कहीं जो दोन को बहियार भी बोला जाता है, और जो जो ऊपरी भूमि या टाड़ है उसको बायद भी बोला जाता है। ये लोकल शब्द है, इनके बारे में भी ध्यान रखिएगा। तो दोन और टाण ये भी, तो ये कुल मिला के 6 विशेषताएं आपको रांची पठार में देखने को मिल जाएगी। अब इसमें भूगर्भीय संरचना में बता चुका हूँ, तो बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। और इसमें आपको मान लीजिए पूछा जाए कि इस क्षेत्र की मृदा कैसी होगी, तो मृदा कैसी मिलेगी, तो इसमें अधिकतर भाग में क्या है, लाल और पीली मृदा का विस्तार है, तो लाल और पीली पीली मृदा होगा। ठीक है, तो लाल और पीली मृदा आपको दिखाई मिलेगा इस रीजन में। इसके बाद इसमें मान लीजिए वनस्पति पूछा है, वनस्पति भी सघन होगा, है ना। लेकिन सघन किस वाले इलाके में होगा, सघन आपको बताना होगा, तो सघन वनस्पति आपको मिलेगा किनारे किनारे मिलेगा, है ना। क्योंकि बीच वाला जो मध्य पठार में है, मध्यवर्ती पठार में जनसंख्या का अधिक निवास है, इसलिए इस वाले बीच वाले इलाके में वनस्पति का अभाव है, सॉरी वनस्पति कम है, वनस्पति कम सघन है, ये आप बोल सकते हैं। ठीक है, वन्य जीव के बारे में तो वन्य जीव जब हम पढ़ेंगे तब उसमें हो जाएगा। खनिज के मामले में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ कुछ है, जैसे बगड़ू पहाड़ है कुछ वाले रीजन में, है ना। इस वाले इलाके में जो देखिए ये वाला इलाका आप देखें दामोदर ग्रंथ का पार्ट है, इसलिए रांची के इस वाले क्षेत्र में कुछ कुछ क्षेत्र में इस वाले क्षेत्र में कुछ खनिज मिल जाएंगे, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको चट्टान पूछा जाए तो ग्रेनाइट और नीस से बना हुआ है, कहीं कहीं कुछ क्षेत्र में सिस्ट भी पाया जाता है, कुछ क्षेत्र में धारवाड़ चट्टानें भी पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें कोई भी दिक्कत हो आपको इसमें कमेंट कर दीजिएगा, तभी मैं इसको आगे इसको समाधान कर सकूं। कोई भी आपको लगता है कि इस टॉपिक से वीडियो बनना चाहिए तो हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक के बारे में वीडियो बना सकें। ठीक है, थैंक यू।